देखिए आज हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी जो हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान किया गया है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। एक प्रोड्यूसर के द्वारा ये प्लानिंग की गई है कि हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन कितना होना चाहिए एक अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी तो सप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमने 10 मशीनों का प्रोडक्शन किया तो 10 मशीन ही तो सप्लाई करेंगे ना, 11 मशीन तो नहीं हो सकती। तो यानी कितनी मशीनों का प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग की है प्रोड्यूसर के द्वारा, वो आपका एग्रीगेट सप्लाई है। It implies the flow of goods and service in the economy during an accounting year। यानी किसी भी अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो क्या है, that is aggregate supply। We know production of goods and service implies value addition and value addition implies income generation। अब देखिए जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया कॉस्ट, उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है। जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो इससे क्या है कि गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें वैल्यू ऐड हुई है, और जो वैल्यू ऐड हुई है उससे इनकम का जनरेशन हुआ है। Our knowledge of national income accounting tells us that value added or income generated are identified to each other। यानी ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो वैल्यू जनरेशन कितनी हुई है, इनकम कितनी जनरेट हुई है, उससे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम का फाइंड आउट करते हैं, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई इंप्लीज फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में इनकम का फ्लो क्या है, वो आपकी क्या हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे इसमें। अब इसकी टेबल है, देखिए इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, और जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो भी सेम प्रोपोर्शन में है, 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। तो देखिए ये जो टेबल है, टेबल क्या शो करती है, आइडेंटिफाई बिटवीन Y and S show that the producer in the economy are ready to supply all that they wish to produce। यानी जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है उतना सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूसर क्या है, तैयार है, उतना प्रोड्यूस करना चाहता है। Why do the producer wish to sell, supply and all that they wish to produce। यानी एक जो प्रोड्यूसर है जितने बेचने की विश कर रहा है उतना वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दिस इज बिकॉज देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली whenever there is a rise in demand the producer respond to it by planning an equal rise in supply। ये क्या है कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस डिमांड के इक्वल सप्लाई को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, व्हाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक्सेस जो कैपेसिटी है गुड्स प्रोड्यूस करने की, वो किस प्रकार से प्रिज्यूम की जाएगी। तो दिस इनफैक्ट दैट द बेसिक अजम्पशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एज propounded by Keynes। Keynes ने क्या बताया है कि he was dealing with the economy facing severe unemployment in the wake of Great Depression of 1930s। Such economy must have excess capacity or unutilized capacity because of the lack of demand। यानी क्या बताया है कि जो 1930 है ना, उसमें इतनी महामंदी आई थी कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो कि मतलब उसकी जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई थी, और हमारे पास जो सप्लाई का प्रोडक्शन है वो काफी इंक्रीज हो गया था। तो इससे क्या हुआ था, जब हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, डिमांड नहीं थी, तो हमें आगे प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। जब हमारे आगे प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ कि बेरोजगारी फैल गई, क्योंकि जो हमारे पास रोजगार में थे उनको हमने क्या किया, हटा दिया। क्योंकि जब हम आगे प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो हमने वर्कर्स को नहीं रखना, तो जो वर्कर्स थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस है वो क्रिएट हो गई थी।
अब देखिए इसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, household consumption expenditure is an important component of aggregate demand। देखिए जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड में कल आपको बताया था C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इनकम होती है ना, उसका कुछ पार्ट तो हम कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। ये हमारा इनकम लेवल से डायरेक्ट रिलेटेड है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हैं। तो देखिए इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम लेवल के साथ साथ जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उनका बिहेवियर कैसा है, यानी वो किस लेवल पर इंक्रीज हो रही है। तो उसमें क्या है कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी व्हेन इनकम जीरो। देखिए कल आपको बताया था कि जब इनकम जीरो होती है तो आपके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या होते हैं, कुछ न कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलेंगे, कुछ न कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मिनिमम ऑटोनोमियस कंजम्पशन या मिनिमम कंजम्पशंस के नाम से हम उनको बोलेंगे कि वो आपके मिनिमम कंजम्पशंस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कमा रहे, यानी आपकी इनकम जीरो है, तब भी आपके को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, ठीक है, तो ये चाहिए, तो इस पे खर्चा तब भी करेंगे आप। तो जीरो लेवल इनकम पर भी जो आपके खर्चे होते हैं वो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, और जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं ना, देखो ये फार्मूला है जो आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें फार्मूला है, उसको सी बार से दिखाते हैं कि ये तो हमारे खर्चे होने ही है, सी बार से दिखाते हैं उसको। ठीक है, कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम राइज इन Y, causes rise in C and vice versa। जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं इनकम के साथ इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं। The entire increase in Y during a particular period is not converted into C। देखिए जो आपकी टोटल इनकम है ना, उसको आप कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसका कुछ पार्ट आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या सेविंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अब आपकी जो टेबल दी हुई है, कंजम्पशन फंक्शंस Y 0 है, C 20 है, ये आपके मिनिमम कंजम्पशन हो गए। इनकम 50 है, C 60 है, इनकम 100 है, C 100 है, इनकम 150 हो गई, जो आपके कंजम्पशन है 140 हो गए। तो जो 10 रुपए यहां बच रहे हैं, इसको या तो हम इन्वेस्ट कर देंगे या हम क्या करेंगे, सेविंग कर लेंगे। इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए जो आपका ये पॉइंट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, आपके कंजम्पशन में क्या चेंज आया है और इनकम में क्या चेंज आया है, उसके साथ जो रिलेशन है वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। और कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशन है वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी होता है। तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नीड्स सम elaboration। It refer to the rate at which consumption increase in response to given income। इनकम के साथ साथ कंजम्पशन में क्या इंक्रीज होता है। Additional income that goes to consumption, that is measured as the ratio between change in consumption divided by change in income। यानी कंजम्पशन में क्या चेंज आया है और इनकम में क्या चेंज आया है, उनका जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा। तो देखिए बेटा जैसे हम ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इसमें अगर ये टेबल है, इसमें अगर हम एपीसी निकालते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं, तो C/Y लेना है, यानी 20/0
60/50, 100/100, 140/150। ठीक है, तो ये तो इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, 15 से भाग देंगे तो 15 7 पे 15 8 120, 15 9 135, 0.9 और 3। तो ये तो आ गया आपका एपीसी। ठीक है, और यदि हम एमपीसी निकालते हैं तो एमपीसी होगा चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई। तो देखो इसको तो डैश लगाएंगे, यहां इस पे देखिए कंजम्पशन में कितना चेंज आया है 40, इनकम में कितना चेंज आया है 50.8। अब देखिए कंजम्पशन में कितना चेंज आया है 40 बटे वही 50.8, 40 बटे 50.8, ये आपका क्या कहलाएगा, एमपीसी कहलाएगा। यानी जो कंजम्पशन में चेंज आया है और जो आपका इनकम में चेंज आया है उसका जो रिलेशन होता है वो एमपीसी होता है, और कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है एपीसी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप इसमें, अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड सी व्हेन सी बार इज इक्वल टू 200, एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, इनकम इज इक्वल टू 100, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका सी है ये होता है सी बार प्लस बी बाई, ये फार्मूला है। तो देखिए सी बार कितना है, सी बार 200 है। सी बार क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ऑटोनोमियस कंजम्पशन बोलते हैं, जो जीरो इनकम पर भी जो कंज्यूम करते हैं। जो बी है ये एमपीसी होता है 0.5 और वाई दे रखा है 1000। तो देखिए 200 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.5, 500 आ गया बेटा। तो जो आपका सी है वो कितना आ गया 700, सी की वैल्यू कितनी आ गई 700, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए अब है सेविंग फंक्शन। अब जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन क्या है, इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव। अब देखिए जो आपकी इनकम हुई है उसको आप क्या करेंगे, या तो कंज्यूम कर लेंगे या सेव कर लेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। जो देखिए y है, y इनकम आपकी क्या हो गई सी प्लस एस। कुछ हिस्सा आपने कंज्यूम कर लिया और कुछ हिस्सा आपने क्या किया सेव कर लिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट C behave with respect to Y। C का बिहेव किससे रिलेटेड है Y से। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेंगे, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के एवरेज में कम बढ़ेंगे, तो जितना इनकम सरप्लस होगी उस इनकम को हम क्या करेंगे सेविंग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आपकी टेबल दी हुई है, टेबल में इनकम है 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन दे रखे हैं 20, 60, 100, 140। तो y में से c को माइनस करेंगे तो सेविंग बच जाएगा। ठीक है, तो -20, -10, 0 प्लस 10, ये आपका क्या आ गया सेविंग आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसमें आपने करना है सेविंग लाइन स्टार्ट फ्रॉम -20। अब जो सेविंग लाइन है -20 से स्टार्ट हो रही है। इट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ s व्हेन y 0, यानी जब आपकी इनकम 0 है तो जो सेविंग है वो क्या होती है नेगेटिव। सेविंग क्या होती है नेगेटिव होती है, नंबर 1। नंबर 2, S line is positively slope moving upward from left to right. It indicates that S is positively related to Y. Higher Y causes higher S. देखिए S Y से रिलेटेड होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी
आपकी सेविंग जो है वो पॉजिटिव होती चली जाएगी। एस लाइन क्रॉस द एक्सिस व्हेन y 100, देखिए जब y 100 है तो आपकी सेविंग भी क्या है, कंजम्पशन भी 100 है, तो सेविंग क्या है 0। तो उसने क्या किया है, वहां पर जो आपकी एक्स एक्सिस है उसको क्रॉस किया है और उसके बाद जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज हो गई है, तो सेविंग क्या बन गई है, पॉजिटिव बन गई है। सेविंग क्या बन गई है, पॉजिटिव बन गई है। तो इसका जो डायग्राम है ना, इसका डायग्राम ऐसे चलेगा, जैसे हम ये बनाएंगे तो इसका डायग्राम बेटा ऐसे चलेगा। यहाँ जो है ना, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 100 पे एक्स एक्सिस को इन्होंने क्रॉस कर दिया, एक्स एक्सिस को, और उसके बाद ये सेविंग क्या है, ये सेविंग पॉजिटिव हो गई और ये सेविंग क्या हो गई आपकी नेगेटिव सेविंग। ठीक है, इसके बाद आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज हुआ है और सेविंग में कितना चेंज हुआ है, उसका रिलेशन एमपीसी होता है, और सेविंग और इनकम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एपीसी होता है। तो देखिए इसमें जो आपकी ये टेबल है, इस टेबल से हम एपीसी निकालेंगे। तो एपीसी के लिए क्या करेंगे, सेविंग बटे इनकम, तो -20 बटे 0, -10 डिवाइडेड बाय 50, 0 बटे 100, और ये आपका 10/150, ये तो एपीसी आ जाएगा, ये तो एपीसी आ जाएगा, ये तो एपीएस आ जाएगा। और एमपीएस क्या होगा, एमपीएस के लिए देखिए हम क्या करेंगे, चेंज लेंगे। तो देखिए यहां कितना चेंज आया है, यहां कितना चेंज आया है, -10 में से -20, तो 10/50। ठीक है, यहां 10/50, यहां 10/50, ये आपका एमपीएस हो जाएगा, ये एपीएस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एस व्हेन सी बार 200। अब देखिए फाइंड एस, अब आपका हमने ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सी बार 200 दिया हुआ है, एनपीएस दिया हुआ है 0.4 और इनकम दी हुई है 100। ठीक है, तो देखिए जो ये फार्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, S = -C बार, तो -200 हो गए, क्योंकि C बार दे रखा है, माइनस लगाना है आपने। अब जो 1 - B है, जो 1 - B है, ये आपका एमपीएस है, तो ये हो गया प्लस 0.4 into 100। तो देखिए -200 प्लस 400, ये आपका कितना आ जाएगा 400। तो आपकी सेविंग कितनी बचेगी, 200 रुपये बचेगी सेविंग। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन फाइंड